दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे डीएनए एंड आरएनए के बारे में बेसिक स्टडी। डीएनए आरएनए में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, डीएनए किसे कहते हैं, आरएनए किसे कहते हैं, और इन सारी चीज़ों को एक बेसिक इंफॉर्मेशन के रूप में आपके सामने मैं पंकज सिन्हा लाया हूँ। मेरी कोशिश है आपको सही जानकारी दे पाऊँ, और जैसा कि आपने अपने साइंस के क्लासेस में पढ़ा होगा, डीएनए हमारे कैरेक्टर को कैरी करने वाले, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी करने के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और आरएनए उसी से मिलता जुलता एक न्यूक्लिक एसिड है, जिसे कि हम डिटेल में आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। यहां पर आपके सामने जो पिक्चर दिख रहा है वह एक सेल्स का स्ट्रक्चर है, और जैसा कि सेल के स्ट्रक्चर को हम जानते हैं, हम ज्यादा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम बेसिकली ये जानना चाहेंगे कि डीएनए, आरएनए एंड हमारा जो अभी कोविड और कोरोना जो बीमारी चला हुआ है, इससे किस तरह से रिलेशन है। लोगों को कंफ्यूजन है कि कोरोना की बीमारी की क्यों नहीं वैक्सीन अभी तक आ गया, उसकी दवाइयां क्यों नहीं है। तो इन सारी बातों को हम एक दूसरे से साझा करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। सो दोस्तों, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, एक सेल है। इस सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस, जिसे कि केंद्रक हिंदी में कहते हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे हम पिक्चर के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर मेरा स्क्रॉलर जा रहा है, इस स्ट्रक्चर को आपने जरूर पहचान गए होंगे। इसे क्रोमोजोम कहते हैं। इस क्रोमोजोम को फिर से थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और जब हम आगे लेके चलते हैं तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बढ़ते हुए यहां पे आपको जीन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर और छोटी छोटी होकर के एक डीएनए आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मैं कहने की कोशिश ये करता हूं इस पिक्चर के द्वारा कि अगर इन सारी डीएनए को कॉइल के रूप में और स्कैंडेशन और इसको पूरी तरह से कंडेंस कर दिया जाए, तो एक छोटे रूप में बढ़ते बढ़ते एक क्रोमोजोम के रूप में आपको न्यूक्लियस के अंदर में दिखाई देता है। या उल्टे तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि जब न्यूक्लियस से, एक सेल से, सबसे पहले हम एक सेल लेते हैं, उस सेल में से हम एक न्यूक्लियस लेंगे, उस न्यूक्लियस में हम अंदर की तरफ देखेंगे तो क्रोमोजोम दिखाई देगा। उस क्रोमोजोम को अगर हम खींचना शुरू करेंगे तो उसमें जीन और डीएनए दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को हम आगे की प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि किस तरीके से इसे डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि किसी स्टूडेंट को यह प्रश्न आता हो कि डीएनए कहां होगा, तो डीएनए क्रोमोजोम पे होगा। डीएनए और जीन कहां होगा, वो भी क्रोमोजोम में होगा। क्रोमोजोम कहां होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर होगा। न्यूक्लियस कहां होगा, वो सेल के अंदर होगा। तो इस चीज को, कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है हमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वापिस उसी स्ट्रक्चर को मैं फिर से लेके आया हूं आपके सामने, और इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में बैठा लें कि किसी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, किसी सेल के नहीं, कि हर एक सेल, हमारा बॉडी पूरे सेल से बने हुए हैं, और ये जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होंगे, और उन सारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होगा, और उन सारे क्रोमोजोम के अंदर जीन और डीएनए होगा। तो अब बात यह आती है कि डीएनए या जीन, मेन फंक्शन इसका क्या है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप नोट कर सकते हैं, जीन और डीएनए हेरिडिटी यानी अनुवंशिक गुण को एक दूसरे जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड करता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि किसी के पिता बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो क्या उसका बच्चा क्रिकेटर बनेगा, तो नहीं बनेगा, क्योंकि क्रिकेटर बनना उनकी मसल्स में, उनकी ब्रेन में वो क्षमता डेवलप की है, जेनेटिक लेवल पे डेवलप नहीं हुआ है। अगर ये क्षमता जेनेटिक लेवल पे चला जाता तो उसका बच्चा 100% क्रिकेटर ही बनता। लेकिन जीन के अंदर जो स्टोरेज होता है वो केवल और केवल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, और इसे हम जीनोटाइप कहते हैं। और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स है वह एक सोमैटिक सेल में रहता है, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है।
जीनोटाइप कैरी फॉरवर्ड होता है। तभी आपने देखा होगा कि किसी का अगर मान लो एक पिता है, उसके कौन बच्चे हैं या कौन उसकी लड़की है, ये जानने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा डीएनए का अगर आइडेंटिफिकेशन कर दिया जाए तो यह साबित हो सकता है कि आप इनके पुत्र हैं या आपके ये पिता हैं, क्योंकि वह जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक होता है और उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए आजकल किसी भी तरह के क्राइम में इसकी बहुत ज्यादा उपयोग हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डीएनए के बारे में सबसे पहले मिसर नाम के एक साइंटिस्ट ने, जो कि 1860 ईस्वी में ही, आज से करीब करीब 200 साल पहले ही, उन्होंने एक सेल में देखा था। और वो सेल कैसा था? तो पस सेल था, व्हाइट ब्लड सेल्स को उन्होंने देखा कि उसके अंदर न्यूक्लियस में कोई स्पेसिफिक पदार्थ है जिसे कि उन्होंने नाम दिया था उस समय में न्यूक्लिन। लेकिन इसकी स्टडी करने के बाद ज्यादा कुछ स्टडी नहीं हो गया और करीब करीब 100 साल के बाद फ्रैंकलिन ने इसे और भी स्टडी किया, लेकिन वो भी ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने जितना देना था उन्होंने जानकारी दी, लेकिन वाटसन एंड क्रिक दो स्टूडेंट थे और उन्होंने डीएनए का पूरी तरीके से मॉडल बनाया और वह मॉडल इतना फेमस हुआ कि उससे नोबेल प्राइज भी मिला। और वो मॉडल, हम जहां भी डीएनए के बारे में बात करते हैं तो डबल हेलिक्स की चर्चा होती है और उसके न्यूक्लियोटाइड्स की चर्चा होती है, शुगर और फॉस्फेट की चर्चा होती है, और ये दिया गया है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो इस चीज को हमें समझ लेना होगा। सॉरी। अब हम इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ते हैं। तो किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जैसा कि आपने पीछे की स्लाइड्स में देखा था, मिसर ने बताया था। तो न्यूक्लिन जो उन्होंने नाम दिया था, बाद में चल के वही न्यूक्लिक एसिड हुआ। न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लियस का एसिड है, न्यूक्लियस के अंदर एसिड के जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को फर्दर हम डिवाइड करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स एंड फॉस्फेट में। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर में। नाइट्रोजिनस बेस को अगर डीएनए आरएनए की प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से हम स्टडी करें तो नाइट्रोजिनस बेस फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसका कि नाम है प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर दो आएंगे, जिसे कि आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखें, एजी। ए मीन्स एडिनोसिन, जी मीन्स गुआनिन, सी मीन्स साइटोसिन एंड टी मीन थाइमिन। सो इस चीज को हम आगे की तरफ पढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि डीएनए हैज थ्री मेन कंपोनेंट्स। इन समरी, देयर इज द वन डीऑक्सीरिबोज, that is deoxyribose, a pentose sugar, second base, and there are the four different one जो कि अभी अभी हमने बताया प्यूरिन और पायरिमिडीन के अंदर क्लासिफाइड है एजी और सीटी के रूप में। इसे शॉर्ट फॉर्म में एजी सीटी याद कर सकते हैं, जो कि नाइट्रोजिनस बेस है। एंड फॉस्फेट। तो इस समराइज व्यू में हम समझे कि डीएनए हैज थ्री मेन कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज डीऑक्सीरिबोज एंड सेकेंड वन इज बेस एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट। अब डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है उसको कहते हैं डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है रिबोज न्यूक्लिक एसिड। मींस डीऑक्सी एंड रिबोज, बस इतना ही अंतर है, बाकी स्टडी हम आगे करते हैं। द नाइट्रोजिनस बेस, दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, पायरिमिडीन एंड प्यूरिन्स, जो कि अभी अभी हमने जाना। इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी फर्क है। पायरिमिडीन्स मेड ऑफ 1 6 मेंबर रिंग, जो कि इसके दो मेंबर हैं थाइमिन एंड साइटोसिन। यहां पे आपको ध्यान देना है कि ये जो थाइमिन है और जो थियामिन है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये थियामिन विटामिन B1 का दूसरा नाम है और यहां पे जो थाइमिन है वह नाइट्रोजिनस बेस का नाम है, जो कि पायरिमिडीन ग्रुप में आता है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए सीटी याद रख सकते हैं। सिटी मीन्स कोई भी शहर के बारे में सिटी, लाइक पुणे सिटी, अहमदाबाद सिटी। सो सिटी, थाइमिन एंड साइटोसिन, जो कि 6 मेंबर्स ऑफ रिंग है इसका स्ट्रक्चर में, इस चीज को याद रखें। और ये पायरिमिडीन का ग्रुप है।
एंड प्यूरिन्स जो कि दूसरा नाइट्रोजिनस बेस है, और इसमें एक 6 मेंबर रिंग होंगे और दूसरा 5 मेंबर रिंग फ्यूज्ड होता है, और इसमें AG शॉर्ट फॉर्म में नाम याद रखना है, एडेनिन एंड गुआनिन। सो एक बार समराइज करते हैं। प्यूरिन्स क्योंकि छोटा नाम है तो इससे आपको एक मेमोरी याद होगा, प्यूरिन खुद छोटा है नाम में, तो उसके A और G एडेनिन एंड गुआनिन उसके 2 मेंबर, एंड पायरिमिडीन जो कि बड़ा नाम है उसका थाइमिन एंड साइटोसिन होंगे। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, थाइमिन एंड साइटोसिन में 6 हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, एंड प्यूरिन्स में दोनों एडेनिन एंड गुआनिन में एक 6 रिंग स्ट्रक्चर होगा और दूसरा 5 मेंबर रिंग फ्यूज्ड होगा। द रिंग आर नॉट ओनली मेड ऑफ कार्बन। नाउ देयर इज द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। क्या क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंसेस, पहला डिफरेंसेस है पेंटोज सुगर इज डीऑक्सीरिबोज, दैट्स व्हाई द नेम इज डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो सुगर है डीऑक्सीरिबोज है, एंड आरएनए का पेंटोज सुगर इज रिबोज। डीएनए का स्ट्रक्चर मोस्टली डबल हेलिक्स होते हैं, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस क्या क्या होंगे? एडेनिन, A फॉर एडेनिन, G फॉर गुआनिन, C फॉर साइटोसिन एंड थायमिन। तो AGCT नाइट्रोजिनस बेस होंगे डीएनए में, और आरएनए में ये जो थाइमिन है ये थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। सो हम याद रखेंगे AGCT डीएनए में होंगे और AGCU आरएनए में होगा, T के जगह यूरेसिल होगा। एंड डीएनए का डिफरेंस एक और है, कंसर्न विद द जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन जनरेशन टू जनरेशन, whereas आरएनए कंसर्न विद द प्रोटीन सिंथेसिस। तो काम भी अलग है, आरएनए का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस। अभी थोड़ी सी हम थोड़ा एक स्लाइड पीछे जाते हैं और आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि आरएनए और डीएनए में जो बेसिक डिफरेंसेस है वह नाइट्रोजिनस बेस को लेकर के डिफरेंसेज है। जो यहां पे थाइमिन होता है वह आरएनए में यूरेसिल होता है। इसके अलावा डीएनए डबल स्ट्रैंड की एक हेलिक्स होती है, जबकि आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आपको यहाँ पे पिक्चर में बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आप देख पाते हैं कि यह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए है, और इसको डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड कहेंगे, आरएनए को रिबोन्यूक्लिक एसिड कहेंगे, और सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। बट आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजिनस बेस और किस तरीके से जुड़े हुए हैं। अभी यहां पर आप देखिए, ये है साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड यूरेसिल, जो कि यही डिफरेंस है, और डीएनए में यहां थाइमिन होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होता है। एक बात और समझने की जरूरत है, किस तरीके से डीएनए की बात अगर मैं करूं तो डीएनए में जो डबल हेलिकल बनता है स्ट्रक्चर वो किस तरीके से जुड़ेगा, इस चीज को हम जानने के लिए AGCT तो A हमेशा ही किससे जुड़ेगा? C से जुड़ेगा, बिकॉज यहां पर जो स्ट्रक्चर है AGCT, आप वापिस मैं पीछे चला जाता हूं थोड़ा सा आपको समझने के लिए। आपको याद रखना है, अब इसको शॉर्ट में अगर मैं याद करूं तो कैसे याद हो सकता है? हमेशा ही एडेनिन और गुआनिन जो कि प्यूरिन का पार्ट है वह छोटा होता है। अभी इसको एक स्टोरी के हिसाब से मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सुनाना चाहता हूं। जैसे कि ए किसके साथ जुड़ेगा? ए हमेशा ही टी के साथ जुड़ेगा, और वो किससे जुड़ेगा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। और गुआनिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से जुड़ेगा। और कैसे जुड़ेगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। या उल्टा भी हो सकता है, कहने का मतलब थाइमिन एडेनिन के साथ जुड़ सकता है डबल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ सकता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। इन सारी बातों को समझने के लिए एक
आपको शॉर्ट में बोलता हूं, प्यूरिन्स को एजी कह सकते हैं और पायरिमिडिन को सिटी कह सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ये काफी क्लियर हो चुका होगा। एडेनिन जब भी जुड़ेगा थाइमिन के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ, गुआनिन जब भी जुड़ेगा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा और वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। यही बताना मैं चाहता था। मैं फिर से आगे की तरफ बढ़ता हूं। नाउ आरएनए के बारे में हम जानते हैं कि आरएनए क्या है और कैसे है। सो मेन फंक्शन ऑफ द आरएनए इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अभी हम जानते हैं पहले से कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होगी। प्रोटीन की सिंथेसिस तभी होगी जब एमिनो एसिड्स होंगे हमारे बॉडी में और हम लेके आएंगे। सो प्रोटीन इज नथिंग दैट इज द डिफरेंट चेन ऑफ एमिनो एसिड। सो 20 डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, जिसमें 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल के कैटेगरी में आता है। 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब क्या हुआ कि यह हमारे शरीर में अपने आप उत्पन्न होता है। हमारे शरीर के पास इतनी ताकत है कि वो 10 एमिनो एसिड, जिसे कि नॉन इसेंशियल कैटेगरी में दिया गया है, हमारे शरीर खुद बनाती है। इसीलिए इसका नाम है कि ये नॉन इसेंशियल है, इसको खाने की जरूरत नहीं है। बट 10 अदर इसेंशियल एमिनो एसिड की कैटेगरी होती है, जिसको कि हमें बाहरी फूड से ही मिलेगा, बाह्य पदार्थ से मिलेगा, इसलिए इसे इसेंशियल दिया गया है। अगर हम ये नहीं खा पाते हैं एमिनो एसिड जो 10 इसेंशियल है, तो हमारी डिफिशियंसी हो जाएगी प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए ये 20 डिफरेंट एमिनो एसिड की जरूरत होती है। और यहीं पे आरएनए का काम होता है। आरएनए पहचान करता है कि 10 इसेंशियल एमिनो एसिड हमारे फूड में आए और उसको ले जाके बॉडी के पास दें और वो फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस कर पाए। सो थोड़ी सी हम जानने के लिए करते हैं कि आरएनए 3 तरह के होते हैं। एमआरएनए, जिसे यहाँ पे स्मॉल में लिखना, ये बड़ा हो गया, कैपिटल में नहीं रहेगा। एमआरएनए दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए, जिसे हम कह सकते हैं कि सिंथेसिस उसी का काम है या वो स्ट्रक्चर बनाएगा प्रोटीन का। सो हमारी बॉडी बड़ी ही स्मार्ट है। वो करती क्या है कि जैसे ही हमारे बॉडी में 10 इसेंशियल इम्यूनो एसिड में से कोई भी इसेंशियल इम्यूनो एसिड पहुंच गया, तो दिस मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए इमीडिएटली मैसेज पास ऑन कर देता है ट्रांसफर आरएनए को और कहता है कि भाई इसेंशियल इम्यूनो एसिड आ गया है, आप इसे लेके जाओ और एमिनो एसिड सारे मिलाकर के प्रोटीन की संरचना करो। तो ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? वहां से सीधा ट्रांसफर कर लेगा गुड्स को, जो इसेंशियल एमिनो एसिड आया, और मैसेंजर केवल मैसेज करेगा और आरएनए सिंथेसिस कर देगा प्रोटीन का। सो ये बेसिकली हमारा आरएनए का फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो फिर से एक बार एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए का फंक्शन को आपने समझा है। आगे हम बढ़ते हैं। नाउ इस पॉइंट को आपको समझने की जरूरत है कि क्या डीएनए से आरएनए बन सकता है या आरएनए से डीएनए बन सकता है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको एक यहां पे पिक्चर लेके आया हूं। इसमें आप देख रहे होंगे डबल हेलिकल डीएनए के स्ट्रक्चर है। इस डबल हेलिकल डीएनए के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि डीएनए से डीएनए भी बनता है। हमारी बॉडी में इतनी क्षमता है कि वो अपना डीएनए को कॉपी कर लेगा, एग्जैक्टली जेरोक्स कॉपी, जिसको हम प्रतिलिपि कहेंगे। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, बायोलॉजी में कहेंगे रिप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। सो आवर डीएनए मल्टीप्लाई into the same type of DNA, that is called replication of the DNA. Then if DNA is going to convert into RNA, that is called transcription. So इस पॉइंट को याद रखना है हमें, ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि DNA to RNA conversion is called transcription, and RNA जो बन चुका है वहां से प्रोटीन जो बनेगा उसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे। बायोलॉजी में उसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे, इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन नहीं या संस्कृत वाला ट्रांसलेशन नहीं। बट आप याद करने के लिए, आरएनए बिल्कुल ट्रांसलेट कर लेता है प्रोटीन में और यहां से वापस नहीं हो सकता। यानी कि प्रोटीन से आप आरएनए नहीं बना सकते और आरएनए से डीएनए नहीं बना सकते। बट एक चीज आप यहां पे देखो, जब डीएनए से आरएनए बन सकता है तो आरएनए से डीएनए भी बनता है। इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मींस ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एक बार फिर से, रिप्लिकेशन डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन,
then RNA to DNA reverse transcription and RNA to protein is called translation। अभी आपको यहां पर थोड़ी सी मैं कोविड और कोरोना के बारे में बताऊंगा कि जितने भी वायरस होते हैं उसमें मोस्टली आरएनए होता है, डीएनए होता ही नहीं है। और आपको जैसे कि अभी अभी जाना कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमें उसकी जेनेटिक के बारे में बताता है कि ये है क्या चीज, कहां से आया, इसका माई बाप कौन है। सो वायरस के अंदर में डीएनए होता ही नहीं है। तो साइंटिस्ट को और डॉक्टरों को बड़ी परेशानी हो रही है कि ये पहचाने कैसे, इसका बीमारी कोई इलाज कैसे करे, इसमें तो डीएनए है नहीं। सो अभी साइंटिस्ट ने क्या किया, उसकी आरएनए है क्योंकि वायरस में, तो उस आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए में कन्वर्ट करता है, तब वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ओहो ये तो कौन सा वायरस है, और वो पहचान जाते हैं इजीली। सो दैट इज द प्रोसेस। इसके वजह से वो टाइम लग रहा है टेस्ट में, और मैं आपको इसीलिए कहता हूं उसे हम कहते हैं जो कि अभी अभी जो टेस्ट पॉसिबल हो पाया है उसको हम कहते हैं आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर, आरटी का मतलब हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो आरटीपीसीआर जो टेस्ट पॉसिबल है उस टेस्ट के द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए साइंटिस्ट बनाता है और उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा आइडेंटिफाई करके उसकी पिक्चर जारी करता है कि अगर इस तरह का डीएनए मिलता है तो आपके पेशेंट को कोरोना हो चुका है। अब हम इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पिक्चर आपके सामने आया है यह एक कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस को सबसे पहले यह समझना होगा इसे हम कोविड-19 क्यों कहते हैं। कोविड-19 कहने के पीछे बहुत ही सिंपल रीजन है। अभी आप यहां पर देखो, इसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। अब इसमें जो CO लिया गया है, कोरोना का आगे का 2 अक्षर लिया है, वायरस का VI लिया है और डिजीज का D लिया है और 19 लिया है। दैट्स वाई द नेम इज कोविड-19। और आप यहां पर पिक्चर में देख रहे होंगे एक सिंपल आरएनए है। इस आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरटीपीसीआर के द्वारा डीएनए में कन्वर्ट करके उसकी जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के बाद ही मालूम चल पा रहा है कि ये किस जनरेशन का और कहां का वायरस है। इसलिए इस प्रोसेस में 2 से 3 दिन का वक्त लग रहा है। और एक दूसरा टेस्ट अभी अभी आया है जिसे हम कहते हैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या है? वह एक इस तरीके का टेस्ट है कि जैसे ही हमारे को कोरोना हो जाता है 2-3 दिन के अंदर हमारी बॉडी एंटीबॉडी डेवलप करना शुरू कर देती है और वो बहुत ही फास्ट प्रक्रिया होती है। तो साइंटिस्ट और डॉक्टर ने अभी हमारे बॉडी में अगर एंटीबॉडी बन रहा है उस चीज को चेक करते हैं, और अगर बहुत तेजी से बना हुआ है तो भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसमें ये वक्त नहीं लगता। वह आज के तारीख में टेस्ट किट के जैसा अवेलेबल है बाजार में, और ब्लड लेके इमीडिएटली बताया जा सकता है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी है, यानी कि इन्फेक्शन हो चुका है। बट इसमें एक साइड इफेक्ट है, या साइड इफेक्ट कहो या ड्रॉबैक है, कि कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसको होके कोरोना ठीक हो गया तो भी उसके बॉडी में एंटीबॉडी रहेगी। एक ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक कि एंटीबॉडी बनने में कम से कम 4 से 5 दिन का वक्त लग सकता है। तब तक वह पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहेगा और दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकता है जब तक के कि उसका टेस्ट ना हो जाए। तो ये 2 चीजें इसमें ड्रॉबैक है, बट काफी सस्ता है और काफी फास्ट है। तो अभी ये इंडिया में काफी यूज होने शुरू हो गए। दोस्तों बस इतना ही आज के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, एंड फिर से अगले वीक मिलेंगे। धन्यवाद।